DPP3 क्या पूछना है DPP3 में? बोलिए। 2 नंबर देखो ना पहले, 2 नंबर में ऐसा क्या है? DPP3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार। ये क्या है कि तो इसमें क्या है कि डेंसिटी इस तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है इसका डेंसिटी है ρ1। कितना डेंसिटी है? और इधर उसी लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है, उसी लेवल तक इधर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है ρ3। और बीच में कुछ अलग है, इस तरह से बना लेते हैं। ये ρ2 है ना? ध्यान दो जी, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ρ1 बड़ा है ρ2 से और ये बड़ा है ρ3 से। अच्छा, यहां का प्रेशर क्या होगा? ए का प्रेशर, ये ए पॉइंट मान लो और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो ए पॉइंट का प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं, इधर से देखो, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 अब प्लस ρ1GH। अब बी का प्रेशर क्या लिखोगे? चूंकि ρ1 बड़ा है, ρ1 बड़ा है तो ये प्रेशर बड़ा होगा। यानी यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि प्रेशर एट ए बड़ा है प्रेशर एट बी से। अब ए का प्रेशर ज्यादा, बी का प्रेशर कम, तो एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए ना, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर घटता है। पहला बात तो कि सेम लेवल पे प्रेशर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेट हो रहा होगा। अगर एक्सेलरेट नहीं होता तो सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता? सेम होता। लेकिन चूंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम नहीं है, इसका क्या मतलब? और एक्सेलरेट किधर होगा? जिधर प्रेशर कम है। चूंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर घटता है, ऐसा लिखे हैं हम लोग। तो ये क्या आंसर हुआ? डी हो गया कि यू ट्यूब इज एक्सेलरेटिंग राइटवर्ड। नहीं हो गया? और बोलो हैं? 5 में क्या है? 5 है, सब पूछ रहे। 5 तो ऐसे सवाल क्लास में कराते हैं, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। द tan थीटा निकालो, हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका। तक गधा, यही सवाल नहीं बना। देखो 5 नंबर में ऐसा ये कंटेनर रखा हुआ है, इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो ये ऐसा इंक्लाइन होगा। सूरज इधर देखो, तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं, इससे तो एंगल निकल जाएगा ना पहले। इससे एंगल है मान लो कुछ θ1 है। किसके साथ एंगल है ये? इंक्लाइन के साथ। और ये फॉर्मूला हमको मालूम है tan θ1 का, A प्लस जी साइन अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। देखिए क्या करेंगे, कितना है A का वैल्यू? A का वैल्यू है 3, अब प्लस G को 10 ले लेते हैं, और अल्फा कितना है भाई? 30 डिग्री है, तो G साइन अल्फा G/2 हो गया। G/2 यानी 5 कर लें सीधे, और नीचे कितना? G cos अल्फा 30 डिग्री 5√3 हो जाएगा। 5√3 यानी कितना गया ये? 8 बाई, ऐसा कह दिया यार,
ये तो बड़ा अजीब आ गया। आंसर कुछ दिया होगा, अब देखिए। स्लोप tan थीटा पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, tan थीटा पूछ रहा है, लेकिन ये tan थीटा 1 स्लोप नहीं हुआ। स्लोप के लिए किससे एंगल निकालना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल से। तो चलो खैर कोई बात नहीं। अब यहां देखो, यहां पर ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल क्या हुआ? ये तो इंक्लाइन से एंगल हुआ। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना है ये, और यहीं पर हम नहीं कर ले हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बोलो यही ना है। इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, इसको यार इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये जो लाइन है आगे बढ़ेगा तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना देगा? यही एंगल ना थीटा हुआ, बोलो बोलो, थीटा हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ ये एंगल? ये एंगल है थीटा 1, और ये क्या था? कंटेनर है ये है, और ये एंगल है 30 डिग्री। ये कितना है? इंक्लाइन के साथ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो गया 180 माइनस थीटा 1। ये कितना हुआ? 180 माइनस थीटा 1। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? इधर देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दो। ये वाला एंगल, इसी ट्रायंगल को, ये जो फ्री सरफेस है इसको आगे एक्सटेंड कर दिए, इसी फ्री सरफेस को आगे एक्सटेंड कर दिए, और हॉरिजॉन्टल सरफेस को भी एक्सटेंड कर दिए यहां पर। तो यहां मिला ना दोनों, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया फ्री सरफेस का। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन का एंगल कितना है? 30 डिग्री, और ये थीटा 1 हमको पता है। ये जब थीटा 1 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा 1। अब इस ट्रायंगल में देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री प्लस 180 माइनस थीटा 1, अब प्लस थीटा, ये सब मिलके 180 डिग्री होगा कि नहीं? अरे ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों मिलके 180 हुआ ना ट्रायंगल का। तो 180 से 180 तो कट गया, तो थीटा कितना आ गया ये बताओ? थीटा कितना आ गया? थीटा 1 माइनस 30 नहीं आया? तो स्लोप कितना हुआ? स्लोप हो गया tan थीटा। स्लोप हो गया तो tan थीटा निकाल दो, क्या दिक्कत है? tan थीटा निकालने के लिए करना क्या होगा? वैसे स्लोप tan थीटा नहीं हुआ, स्लोप हुआ माइनस tan थीटा। का है? स्लोप जब निकालते हैं तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा? ये है पाई माइनस थीटा, बोलो। तो स्लोप बराबर हो गया, ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप लिखा है शायद, कहीं पढ़े हमको लगा ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो माइनस से कोई मतलब, तो हम सीधे लिख रहे हैं, वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कितना हो जाएगा? ये मॉड ऑफ tan पाई माइनस थीटा, मॉड लगा दिए, यानी tan थीटा, सही है। और tan थीटा जो हुआ वो कितना हो गया? tan थीटा बराबर tan थीटा 1 माइनस 30 डिग्री। ये तुमको निकालना था कि नहीं? tan a माइनस बी फॉर्मूला क्या है? tan a माइनस बी, tan थीटा 1 माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 मालूम है ही, और tan थीटा 1 हम लोग निकाल ही चुके हैं। ये पूरा वैल्यू यहां पुट करेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा। ये तो निकालना था, लिखो। ये नहीं बनना चाहिए तुमसे, इसमें क्या ऐसा बड़ा काम है? स्लोप कर रहा है फ्री सरफेस का, निकालो। तो स्लोप का मतलब फ्री सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल का tan। तो बोलो कौन सा सवाल बोल कर रहा है? 7 में क्या है?
अरे तुम लोग बेवकूफ हो क्या? स्लोप बना देंगे, कितना बाहर जाएगा मास नहीं पता चलेगा। कैसा ऐसा सवाल पूछ रहा है। देखो इधर, मिटा दें ये लिख लिया, लिखिए जल्दी फटाफट लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल ये लोग से नहीं बना, नहीं। पूरा कंटेनर भरा हुआ है, पूरा कंटेनर एकदम यहां तक भरा हुआ है, पूरा का पूरा। सही। अब इसको एक्सेलरेट कर दिए कितना से, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। अब इसको जैसे ही एक्सेलरेट करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, अब जहां तक खाली हो पता नहीं, ऐसा तो हो ही जाएगा ना, बोलो। अरे पूरा भरा हुआ था तो जैसे ही थोड़ा टेढ़ा होगा, टेढ़ा होगा मतलब यानी इतना पानी बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो। इतना दूर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे? ये थीटा पता है अपने को, इधर पानी बच गया है, ये थीटा है, तो tan थीटा a बाई जी, और यही tan थीटा कितना के बराबर, ये 1 और 1 बाई, इसको कुछ मान लो 1 बाई, सॉरी अरे नहीं 1 कह रहे हैं, इसको x मान लें। अब इसको x मान लोगे, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को ही मान लो ना बे यार, ऊपर वाले को x मान लेते हैं, इसको x मान लिए। सुनो तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 ना, ये x बाई 1, और एक क्या है 2 है, 1 लिख दिए यार, 2 था। तो 2 बाई जी इज इक्वल टू x बाई 1। जी 10 5 बार कटा तो x कितना आ गया, 0.2 मीटर, x 0.2 मीटर आ गया। जब x आ गया तो इसका वॉल्यूम v हम मान लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट है ना, जो वाटर बाहर चला गया, तो v कितना हो जाएगा, इधर लिख दे क्या, v कितना हो जाएगा, ये एरिया इंटू थिकनेस, और थिकनेस तो 1 है, तो एरिया क्या है, हाफ x इंटू 1, ये ना एरिया है, इंटू एक और 1, क्या ये वॉल्यूम हो गया। तो मास के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर स्पिल आउट कितना, 1000 भी, यही ना, तो लिखो ना, और क्या टेंशन नहीं आ रहा है, तब क्या है, इसे टेंशन में हो। ये कितना आसान सवाल है यार, कैसा कैसा सवाल पूछ रहे हो, सब बता दिए, यही से पूछता रहा है कि tan थीटा बाई जी। एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा जो पूछने लायक, हम बता रहे हैं, तुम पूछो और अब हम बताते हैं। जितना बात नोट्स में पढ़ा दिए, उसके बाद इसमें एक भी कोई मन से बनाए था ना, सोच के साथ कि हाँ बन जाएगा हमसे, तब बनता है। और बोलिए, और बोलो, जल्दी बोलो। नहीं बनाया तुम लोग, तो बनाया तो पूछ के नहीं रहा है, सब बन गया बाकी। इसी पर अगर हम एक सवाल पूछेंगे तो 8 पहले 10 नंबर बना के दिखाओ तो हमको, 10 नंबर क्या फोटो बनाए खाली दिखा दो, 10 नंबर में क्या निकालना है, कैसा है लास्ट दिखाओ, कहां बनाई, तो कहां पूछी तुम, तब से हम बोल रहे हैं तो कहां कोई पूछ रहा है? कुछ भी पूछ दे रहा है अपना मर्जी से, जो मन में आ रहा है पूछ रहे हो, हमको नहीं समझ में आता है कि कैसे पूछ रहे हो तुम लोग। अरे तो बना के पूछ रहा है कोई, 10 नंबर बना 11 नंबर पूछा, पहले 10 नंबर बना के दिखाओ तो कहां बनाया।
हमसे झूठ बोल के कहाँ जाओगे? अपने आप से झूठ बोल रहे हो, समझ गया ना? एक बच्चा हमको आज फोन किया, क्लास में एकदम महाउदंड, एक अक्षर पढ़ने से मतलब नहीं था, ठीक है, एक बात नहीं सुनना है, कई दिन पिटाया भी होगा। अब फोन करके कह रहा कि सर हमको 89 परसेंटाइल आ गया है, सोचे थे 99 आएगा, हम तुमको 89 आया कैसे? इतना हमको आश्चर्य है। पहले 89 आना भी तो बड़ा बात है, कैसे आ गया? कि तुम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करके तुमको भी नहीं होना चाहिए। मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं ये बात कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा ऐसा बच्चा है जो थोड़ा भी सीरियस है ना, उसको 98 99 परसेंटाइल, 99 तो थोड़ा और मैंने जो अच्छा से करा उसको आ रहा है, लेकिन 98 तक बहुत सारे बच्चे को आया, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, माने जैसे कि एनआईटी मिल जाए। जनरल कैटेगरी में एनआईटी कितने परसेंटाइल पे मिलेगा? 97 तक मिल जाएगा करीब करीब, ठीक है ना? अब जिस बच्चे को 89 परसेंटाइल आ रहा है, हमारे हिसाब से उसको 50 परसेंटाइल भी नहीं आना चाहिए। खैर 50 परसेंटाइल तो उसको आता होगा, उसको निगेटिव मार्क्स आता होगा। 50 परसेंटाइल लगता होगा सुनने में कि 50 परसेंटाइल है, बट उसमें 50 परसेंटाइल में मार्क्स निगेटिव हो जाता होगा। जैसे माइनस समथिंग मार्क्स है, उसका परसेंटाइल 50 है। परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे जितना परसेंटाइल है उसको 100 में से माइनस करो। जैसे किसी का 80 परसेंटाइल है तो 100 माइनस 80, 20 परसेंटाइल, 20% बच्चा उससे आगे है। अगर जेईई में 10 लाख बच्चा फॉर्म भरा है तो 20% यानी 2 लाख बच्चा उससे आगे है, माने उसका रैंक 2 लाख के बाद है। ये बात हुआ, 80 परसेंटाइल का ये मतलब हुआ, है ना? तो अब जिस बच्चे का परसेंटाइल 80 है, ये 80 तो हम 89 क्या बात कर रहे हैं, जिस बच्चे का परसेंटाइल 89 है वो 1 लाख करीब करीब रैंक में है, 1,10,000 रैंक में है। आप सोचिए, जो बच्चा क्लास में कभी पढ़ा ही नहीं, उसका भी 10 लाख में 1,10,000 रैंक है। इस देश का क्या सिचुएशन है? 1,10,000 बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है पूरे देश में, जबकि एक एक कोचिंग क्लेम करता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मेरा नाम आ गया, 5 लाख बच्चा हम पढ़ाए हैं 1 साल में, बोलता है ना। और हम बता रहे हैं कि हम उस बच्चे को जान रहे हैं, जो बच्चा, कोई अगर यहाँ शुरू से क्लास किया होगा तो नाम भी जानता होगा, उसका नाम भी पॉपुलर था, मुरारी। आज हमको फ़ोन किया था, कितना बदमाश था वो, हमको फ़ोन किया आज कि हमारा 89 परसेंटाइल है। बताइए, हम यही कह रहे हैं कि उसका रैंक अगर हम जज करें तो 1,10,000 करीब हुआ, माने 1,10,000 उस बच्चे का रैंक है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। एक एक कोचिंग में 5-5 लाख बच्चा पढ़ता है, उसको कहां जाता है भाई? उसका रैंक कहां चला जाता है? इसका एकमात्र कारण है कि पढ़ने से केवल नहीं होता है, खूब नोट्स बन गया है ना, और घर में रखा गया वो नोट्स, और उसको रिवाइज कर ही नहीं रहे हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिवीजन कितना कर रहे हैं। सब पढ़ रहा है, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा है, उसके क्या फायदा हुआ? जब तक कि वो प्रॉपर रिवीजन नहीं करेगा। हम तो अपने यहाँ के किसी बच्चे को कॉल नहीं किए कि तुम्हारा क्या रैंक है, और हम बोल भी दिए थे कि किसी का रैंक हम छापेंगे तक नहीं, इसलिए कि सब मेरा बात नहीं माना। 12th का कोर्स खत्म हुआ, चला गया। हम बोले थे रहने के लिए यहाँ, हमारे हिसाब से तैयारी करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, लेकिन सब चला गया है ना। कुछ बच्चे का मैसेज आया हुआ है कि हमारा 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है, ये है, लेकिन हम किसी से बात नहीं किए और हम उस रिजल्ट को मान भी नहीं रहे, क्योंकि हमारे हिसाब से चला नहीं कोई। आजकल बच्चा इतना अपने हिसाब से चलता है, और बच्चा से भी ज़्यादा उसका माँ बाप, बच्चा का गलती से ज़्यादा हम माँ बाप का गलती बताते हैं। बच्चे का माँ बाप, वो लोग इतना, उसको लगता है कि उससे समझदार इस धरती पर कोई है ही नहीं। बच्चा जो कहा उसको लगता है एकदम सही कहा मेरा बच्चा, और वो बच्चा बर्बाद हो रहा है एकदम, और होना तय है उसका, है ना। क्योंकि पूरे 2 साल यहां रहा, मान लीजिए 24 महीने, मान लीजिए कोई बच्चा अप्रैल में पढ़ने आया और उसको 2 साल बाद अप्रैल में, मई में उसका एडवांस का एग्जाम होगा,
अब मुरारी टाइप बच्चा जब एडवांस क्वालिफाई कर जा रहा है तो बाकी तो क्वालिफाई कर ही गया होगा ना, अरे एडवांस तो क्वालिफाई कर ही गया होगा वो बच्चा। तो उस जो एडवांस क्वालिफाई किया है उसको मई में एग्जाम दे के जाना चाहिए यहां से, वो यहां छोड़ के चला गया, हॉस्टल से चला गया। अब वो अपने घर में रह रहा है, घर में वो उस तरह से पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि घर में घर के हिसाब से चलना होगा। कभी सब्जी नहीं है तो कह दिया जाएगा जाओ थोड़ा सब्जी लेके आ जाओ, कोई काम उसको बोल दिया, या गांव का अपना एक माहौल है, अपना दोस्त है पुराना, सब मिल गया, तो जो वो डिस्ट्रैक्शन लेस पढ़ाई यहां हो सकता है वो हो ही नहीं सकता है। हम भी तैयारी की, हमको नहीं पता कि घर में जाके क्या पढ़ाई होता है, कैसे पढ़ लेंगे हम। तुम्हारे लिए स्पेशल रूम मिल जाए, समय समय पे तुम्हारे मम्मी जाके एकदम रूम में खाना पहुंचा दे, तुमको रूम से बाहर नहीं निकलना पड़े, एकदम वैसा माहौल बना दिया जाए घर में, बहुत आइडियल कंडीशन हो, तभी कुछ संभव है। ऐसे अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कोई घर में जाके पढ़ ले। ये सारे बच्चे घर चले गए है ना, उनमें से मैक्सिमम एडवांस क्वालिफाई कर गए हैं। अब उनका क्या एडवांस होगा, कैसे करेंगे तो जाने। हमारा साफ अब इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी बच्चे से हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। सबके पेरेंट्स तक को कॉल किए कि ये गलत स्टेप है। आप 24 महीना के लिए यहां आए, आप 20 महीना रह गए, 20 महीना खर्च किए पटना में रह के, 4 महीना खर्च न करना पड़े, 4 महीना का पैसा बच जाए, 7,500 इंटू 4 महीना है ना, इसके लिए बच्चा को लेके भाग गए। मतलब ये क्या हुआ कि हम 20 महीना खर्च किए, 20 महीना इन्वेस्ट किए और 4 महीना नहीं इन्वेस्ट करेंगे, और वही 4 महीना रिवीजन होगा ही नहीं, सब रिजल्ट खत्म हो जाएगा। ये यहां के बच्चों का तरीका है पढ़ने का। इसलिए पिछले साल जेईई मेन में बिहार के बच्चा का एक भी बच्चे का 100 परसेंटाइल नहीं आया था। हम केवल अपने कोचिंग का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के बच्चे का बात कर रहे हैं। एक भी बच्चे का 100 परसेंटाइल नहीं आया था जनवरी अटेम्प्ट में। अप्रैल वाले में 1 या 2 बच्चे का आ गया था। ये बिहार का रिजल्ट है। ऐसा क्यों रिजल्ट है? साउथ का रिजल्ट इतना अच्छा का है? साउथ का रिजल्ट अच्छा इसलिए है कि साउथ में बच्चा जब कोचिंग के हिसाब से चलता है, और कोचिंग वाला पेरेंट्स को जो बोला पेरेंट्स वही बात मानते हैं, बोलते एकदम ठीक बोल रहे हैं, बच्चे के हिसाब से नहीं चलता है कोई। यहां क्या है कि यहां अगर मोबाइल बच्चा से ले लीजिए तो बहुत बड़ा बात हो गया, मोबाइल ले लिए, बच्चा से मोबाइल कैसे ले लीजिए, मेरा बच्चा मोबाइल रखेगा अपने साथ। पेरेंट्स पैरवी करते हैं कि बच्चे को मोबाइल दे दीजिए। मोबाइल से कितना कुछ कांड हुआ है पता है तुमको? पहले हम लोग ना झेलते हैं। तुम्हारे साथ एक लड़की आती थी, नहीं आती है? कहां चली गई? नहीं, एक आती थी ना वो फुलवाड़ी शरीफ से, वैष्णवी। अगर उसको मोबाइल नहीं मिला तो आराम से पढ़ते रहती। मोबाइल से दोस्त बनता है। मोबाइल से क्या होता है? मोबाइल से तुम पढ़ ले रहे हो। 99% बच्चा मोबाइल से केवल बर्बाद होता है, पढ़ता नहीं है। और जब मोबाइल बंद कराइए तो वही पेरेंट्स मोबाइल दिलाने लगेंगे। कल उसके पिताजी यहां मम्मिया के रो रहे थे, हम बोले कौन बोला था मोबाइल देने के लिए बच्चा को? कौन बोला था? हम बोले थे कि मोबाइल दे दीजिए। यही होता है। लेकिन उस समय तो अच्छा लगता है। बच्चा कह दिया कि हम अंग्रेजी, सोचिए कैसा कैसा बेवकूफ लोग है धरती पे। बच्चा कह दिया कि मोबाइल से हम अंग्रेजी पढ़ते हैं अपने पेरेंट्स को। उसके पेरेंट्स हमको कन्विंस कर रहे हैं कि सर वो छोड़ दिया जाता मोबाइल, बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है, बोर्ड में आएगा। मन किया आप भी उसी से अंग्रेजी पढ़े होंगे बोर्ड में। अरे कौन अंग्रेजी, कैसा अंग्रेजी बोर्ड के लिए हम पढ़ रहे हैं मोबाइल से? भाई अंग्रेजी कौन बड़ा चीज, उसके लिए मोबाइल रखना पड़ेगा? माने बच्चा कैसे कन्विंस करता है अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स उससे कन्विंस हो जाते हैं। यही चल रहा है। क्या हम बोल रहे थे? आई तुम लोग को होमवर्क दिए तो क्या बनाए हो? देखो बना के एक बार पहले पूरा एक एक क्वेश्चन बना के आओ, तो हमसे पूछना। लो किसका है जी? ऐसे ही खाली पूछते हो। क्या पढ़ रहे थे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे। लास्ट डे हम ये बताए कि बुआयंसी फोर्स क्या होता है और बुआयंसी फोर्स लगता कैसे है।
हाँ सुन लीजिए, ये एक कंटेनर ले लिए इस तरह से, और इसमें एक बॉडी है। जैसे ही डूबेगा इस पर एक बुआयंसी फोर्स लगेगा B, mg नीचे लग रहा है ना। तो यहां पर हम लोग आगे एक चीज पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ फ्लोट। कंडीशन ऑफ फ्लोट, कोई बॉडी फ्लोट करे इसका कंडीशन क्या है? नहीं, फ्लोट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में है, तैर रहा है मतलब ये बैलेंस है तभी ना तैर रहा है जी। फॉर द बॉडी फ्लोट, उसका जो बुआयंसी फोर्स है वो mg के बराबर होना चाहिए। बुआयंसी फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? बुआयंसी फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? V इन, माने बॉडी का जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, रो लिक्विड इंटू जी बराबर V बॉडी का इंटू रो बॉडी का इंटू जी। अरे मास ऑफ बॉडी कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। जी से जी कट गया, यानी V इन बाई V बी कितना हो गया? ये रो बी बाई रो एल। V इन बाई V बी क्या हो गया? रो बी बाई रो एल, यही ना हुआ? अच्छा एक चीज बताओ, चूंकि V इन बाई V बॉडी ये लेस देन 1 है, इसमें कोई दिक्कत है? कैसे हुआ लेस देन 1? ये लेस देन 1 कैसे हुआ? क्यों लेस देन 1 है? बॉडी का हाँ, हाँ मैं कहने का मतलब ये है कि ये पूरे बॉडी का वॉल्यूम है, और ये बॉडी का वह पार्ट जो डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम है। तो डूबा हुआ पार्ट तो टोटल से कम ही होगा ना, या बहुत होगा तो बराबर हो सकता है। कब? जब पूरा डूब जाए, यही ना, जस्ट डूब जाए, जस्ट ये डूब गया तो क्या होगा? इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है क्या? V इन कभी V बॉडी से बड़ा हो सकता है क्या? यानी यहां से ये पता पड़ा कि V इन बाई V बॉडी का मतलब रो बॉडी बाई रो लिक्विड जो है वो लेस देन 1 या इक्वल टू ले रहा है जस्ट सिंक के लिए, ठीक है ना। यानी बॉडी का जो डेंसिटी है वो लेस देन होना चाहिए किसके? लिक्विड के डेंसिटी के। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये किसका कंडीशन पढ़ रहे हैं? फ्लोट करने का कंडीशन। कोई बॉडी लिक्विड में तभी फ्लोट करेगा जब उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम हो। अब कहोगे कि क्या बात हुआ, लोहा इतना भारी है पानी में डूब जाता है, और लोहा से बना हुआ इतना बड़ा जहाज नहीं डूबता है, इसका क्या कारण है? बड़ी लोग ऐसा सवाल पूछता है। कह रहे भाई लोहा पानी में डूब जा रहा है और लोहा से बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूब जा रहा है, काहे? क्यों नहीं डूब रहा है? उतना काहे बोल रहे हो? पहला क्लास में हम पढ़ाए हैं कि बॉडी का डेंसिटी और मटेरियल का डेंसिटी दोनों अलग चीज है। लोहा एज ए मटेरियल उसका डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन लोहे से बने हुए बॉडी का डेंसिटी हो सकता है पानी से कम हो। हम तो बॉडी के डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, हम लोहे की डेंसिटी की बात कर रहे हैं क्या? अभी लोहा से बना कि तांबा से बना कि प्लास्टिक से बना हुआ अलग बात है। हम बात कर रहे हैं बॉडी के डेंसिटी की। लोहा से बना हुआ बॉडी का डेंसिटी लोहे से बहुत कम हो सकता है, नहीं हो सकता है? बॉडी का डेंसिटी और मटेरियल का डेंसिटी इसीलिए पहला दिन डिस्कस किए थे, तो यहां पर बोले भी थे कि इसका आगे यूज होगा। तो हम बॉडी की डेंसिटी की बात करते हैं। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल करे कि लोहा डूब जाता है और लोहा से बना हुआ जहाज नहीं डूबता है, तो आप बोलिए कि लोहा से बना हुआ जहाज एक बॉडी है,
और बॉडी का डेंसिटी लोहे के डेंसिटी से बहुत कम हो सकता है वाटर के डेंसिटी से कम हो जाए और नहीं डूबे। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोहे का डेंसिटी क्या है, हमको मतलब किस बात से है कि बॉडी का डेंसिटी क्या है। सही है, लिखो। नेक्स्ट में क्या हम बोल रहे थे? हाँ, ये हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तुम लोग जरूर सुने होंगे कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें एक आइस का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ का टुकड़ा पिघल गया तो ग्लास में पानी का लेवल बढ़ा, घटा या सेम रहा? क्यों सेम रहा? कैसे पता चलेगा कि सेम है? लिखो क्वेश्चन। Water is filled in a glass. Water is filled in a glass partially. Glass partially, and a piece of ice. And a piece of ice is taken. And a piece of ice is taken inside it. ठीक है। After the ice melt, the level of water एक में increases, दो में डिक्रीजेस और तीन में रिमेन्स कांस्टेंट। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट। यही तीन में से बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल सही है कि आप बोल रहे हैं रिमेन्स कांस्टेंट, एकदम होगा कांस्टेंट। आंसर सही है। क्यों? हमारा सवाल यह था कि एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, और ये एक आइस का पीस इसके अंदर है, रख दिया। ये आइस है, ये मेल्ट कर गया। तो इसके मेल्ट करने से हुआ क्या? तो सुन लीजिए, इनिशियली क्या हुआ ये बात कर लें पहले। ये इनिशियली इधर बुआयंसी बी लग रहा होगा, इधर mg लग रहा होगा, ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहा होगा। तो इनिशियली b बराबर mg। b का मतलब v इन, जितना अंदर है आइस का टुकड़ा जितना अंदर है। रो किसका? वाटर का। गधा हो क्या? लिक्विड का ना रो लेंगे। तो लिक्विड कौन है? वाटर। इंटू g, इंटू mg। g से g कट गया तो v इन कितना आ गया? मास बाई रो वाटर का। सही। देखो, सारा खेल v इन का ही है। जितना ज्यादा v इन होगा उतना लेवल बढ़ेगा। बोलिए, कोई चीज को पानी में डुबाते जा रहे हैं तो डूबने वाला जितना डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम जितना ज्यादा होता जाएगा, लेवल उतना ऊपर आएगा, उतना लिक्विड ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा ना। तो अगर हम V इन निकाल दें कि बाद का V इन अगर ज्यादा है तो लेवल बढ़ेगा, बाद का V इन अगर कम है लेवल घटेगा, बाद का V इन अगर पहले के बराबर है तो लेवल सेम रहेगा। यह सबसे अच्छा तरीका है कि नहीं V इन निकालने का? V इन ही डिसाइड करेगा कि लेवल बढ़ रहा है कि। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर द आइस मेल्ट। अब जैसे ही आइस मेल्ट होगा पूरा आइस भी इन बन जाएगा।
क्योंकि मेल्ट होके पानी में मिल गया, मेल्ट होके पानी में। तो अब V इन डैश क्या हुआ, टोटल आइस का जो पानी, जो टोटल आइस जो पानी बना उसका वॉल्यूम, यही ना, वॉल्यूम ऑफ टोटल आइस which becomes water। क्या, वॉल्यूम ऑफ टोटल आइस विच बिकम्स वाटर, जो वाटर बन गया अब क्या। तो उस हिसाब से V इन डैश क्या हुआ बोलो, मास तो उतना ही रहेगा। अरे मेल्ट हो गया तो मास बढ़ गया, जो आइस का मास था मेल्ट होने के बाद भी वही मास है। बाई डेंसिटी किसका, चूंकि अब वो आइस है नहीं, अब वो बन गया वाटर, तो वाटर बन चुका है तो डेंसिटी वाटर का। जब तक आइस था तो आइस लिखते, लेकिन अब ये पूरा का पूरा V इन क्या है, पूरे आइस का वॉल्यूम जो कि पानी बन चुका है, तो मास तो आइस का लेंगे, क्योंकि पानी बनने के बाद भी वही मास रहेगा, लेकिन पानी बनने के बाद डेंसिटी वाटर का हो गया। तो पहले भी V इन m बाई रो वाटर, बाद में भी V इन m बाई रो वाटर। तो V इन में कोई चेंज हुआ क्या, जब V इन में कोई चेंज नहीं हुआ मतलब लेवल क्या रहेगा। बात समझ के हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी हम बोलेंगे एज V इन बराबर V इन डैश, सो लेवल रिमेन्स सेम, सो लेवल रिमेन्स सेम, ठीक है ना। सो लेवल रिमेन्स सेम। नोट करो, अब ऐसा ही एक सवाल आईआईटी में पूछा हुआ है। अब न मेंस और जेई एडवांस होता है, पहले आईआईटी जेई के नाम से एग्जाम होता था, आईआईटी जेई, ठीक है। देखो तो सवाल क्या था वो देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है जो कि फ्लोट कर रहा है पानी में, और इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, क्वाइन, एक क्वाइन रखा हुआ है, ठीक है। इसका हाइट अभी h है। अगर ये क्वाइन पानी में गिर जाए तो h का क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। सवाल यही है, लिखें। ए पीस ऑफ वुड on which coin is placed is floating in water, filled in a container, ठीक है। The height of water,
in a container is H, ठीक है। Now the coin is dropped into water, then H के बारे में बात कर रहे हैं। एक में इंक्रीजेज, दो में डिक्रीजेज और तीन में कांस्टेंट। इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, कांस्टेंट। Now the coin drop लिखो, इसका जरूरत। Now the coin dropped into water, then H increases, decreases। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, क्या होगा बताइए। अभी हम बता ही दिए तरीका आपको। क्या तरीका बताए? वी इन पता करना है। वी इन क्या है, ये अगर हम इनिशियली और फाइनली पता कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, हो जाएगा।